और विधायक साहब के अंतर्गत नेतृत्व में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी तो चेयरमैन साहब ही नहीं बैठे, क्या वादे पूरे करेंगे, मेन बात है। सर सुविधाओं का ऐसा है कि जो पर्ची लेने के लिए आप आधे घंटे खड़े रहो, मरीज परेशान होता रहे, फिर उसके लिए बाद डॉक्टर के पास लाइन में खड़े रहो, कोई लाइन नहीं है, बहुत सारी भीड़ है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ भी नहीं कर रही, तमाशा देखे जा रही है। एक व्यक्ति जो बदजुबान है, बदतमीज है, उनके बोल आपने सुने भी होंगे। कैसे वो बेईमान व्यक्ति रो रो कर अपने आप को ठग साबित कर लोगों के सामने आया। विकास की गंगा की बात करने वाला, रोडों की हालत आप देख सकते हैं। आधे घंटे खड़े रहो, मरीज इतना ज्यादा विकास किया विधायक से पड़े साहब, कम से कम। फिर उसके लिए बाद डॉक्टर के पास। बसी बस स्टैंड के नज़दीक मुख्य बाज़ारों के अंदर है। यहाँ पर आम जनता की राय जानते हैं कितना ज़्यादा विधायक ने विकास किया। कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या सहूलतें अभी चाहिए आप लोगों को? अब सोच रहे तो गाय बेचारे बन कुछ हो जाए, जब ने कुछ होता ही नहीं, जब क्या करे सोच विचार करके। अभी तो आपको लगता है कि विकास हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर विकास हो रहा है, थोड़ा बहुत है। अभी जब से नगर पालिका बनी है, थोड़ा बहुत काम। क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या सहूलत चाहिए? और समस्या तो होती रहती है कि हमेशा के लिए चालू रहती है, तो इसका कौन क्या करेगा, मेन बात है। तो जो वायदे किए गए थे पूरे नहीं हुए क्या? अभी तो चेयरमैन साहब ही नहीं बैठे, क्या वादे पूरे करेंगे, मेन बात है। आपका सर क्या नाम है? हजार लाल। कितना ज़्यादा विकास हुआ आपके इलाके के अंदर? अभी तो हुआ है जब से ये बैठे ना, नए क्या ना है मेली साहब बने हैं लक्ष्मण जी, इसके बाद में तो काफ़ी विकास हुआ है। हाँ, क्यों नहीं करवाया, उन्होंने विकास करवाया है। और नगर पालिका बनी है तो विकास होगा, जब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा, एक साथ तो नहीं होगा विकास। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? नोमेश शर्मा। कितना ज़्यादा विकास हुआ यहाँ पर? बस्ती में सर विकास तो हुआ है, खैर वो दिख भी रहा है लोगों को। पुलिया बनी है, सड़कें बनी है, पानी की व्यवस्था हुई है, नई टंकियाँ बनी है जी। और विकास के आधार पे ही शायद अगली बार हो सकता है ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में हो। गरीब जनता का ये कहना है कि गरीब जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए विकास नहीं हुआ, अमीर लोगों के लिए विकास हुआ है। वो ग्राउंड रिपोर्ट, जीरो रिपोर्ट आप लोगों को हम दिखाएंगे। जी, ऐसा सही है क्या? गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है कोई विकास है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। कितना ज़्यादा विकास हुआ आपके इलाके के अंदर? खूब हुआ है, खूब हुआ है, खूब हुआ है। क्या क्या और समस्या भी बाकी हैं? अब बाकी तो 40 साल में कोने काम खूब हुए। हाँ जी, बड़े बड़े काम है, बढ़िया काम हुआ है। तो समस्या क्या क्या रह गई अभी? तो पानी की समस्या हल होने हाल तक। पीने के पानी। आपका क्या नाम है सर? मुकेश शर्मा। बस्सी से ही हो? बस्सी से। कितना ज़्यादा विकास हुआ यहाँ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। लेना देना कुछ नहीं है। और लक्ष्मण मीणा नहीं जीतेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं जीतेगा। इतना विरोध है इस आदमी का, जगह जगह ये कार्यकर्ताओं को, जनता को गाली गलौज करता है, गलत रवैये से पेश आता है। बिल्कुल इससे नाराज़गी है, किसी कंडीशन में नहीं जीत पाएगा। ये जनता का भरपूर विरोध है। इन्होंने आस्था पे भी बहुत ठेस पहुंचाई है। अभी मंदिर पे, नईनाथ के मंदिर पे भी बहुत गलत बोला है। पूर्व एमएलए थे कन्हैयालाल मीणा, उनकी भी चमड़ी उधेड़ने के लिए बोला है। बहुत गलत तरीके से रवैये जनता से, जनता को बहुत परेशान कर रखा है। किसी पे केस लगा देता है, किसी पे क्या कर देता है, किसी को धमका देता है। इस तरीके से कंडीशन है इसकी। वही पुलिसिया रवैया अपना रहा है। वही रवैया है पुलिस का। डंडे के दबाव में सबसे काम करवाना चाहता है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई भी हो, XYZ। इसी तरीके से काम करवाना चाहता है। सरकारी अस्पताल के अंदर जाने के जनता को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या किस तरह की सुविधाएं मिल रही है। नेता, महानेता, सरकार और प्रशासन बड़े बड़े वायदे करती है चुनाव के अंदर कि हम आम जनता की समस्याओं का हल करेंगे, निवारण करेंगे, लेकिन कितनी ज़्यादा समस्याएं हल है वो आम जनता के साथ में हम जानेंगे। दादी जी यहीं के बस्सी के हो क्या? क्या कुछ समस्याएं आ रही यहाँ पर? हमारी तबीयत खराब हो रही है। हाँ जी, तबीयत खराब हो रही है। तो दवाई मेडिसिन सरकारी फ्री मिल रही है यहाँ पर? हाँ, फ्री मिल रही है। तो विधायक अच्छा काम कर रहा है यहाँ का? हाँ, सच बताना। सच बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब ने फ्री दवाई मिल रही है, सब ने फ्री दवाई मिल रही है। आप बताएं सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? सर सुविधाओं का ऐसा है कि जो पर्ची लेने के लिए आप आधे घंटे खड़े रहो, मरीज परेशान होता रहे, फिर उसके लिए बाद डॉक्टर के पास लाइन में खड़े रहो, कोई लाइन नहीं है, बहुत सारी भीड़ है। फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराओ तो कर्मचारी आता है 8:30 बजे, 8:15 बजे, और लाइन लग जाती है 8 बजे से ही।
फिर उस बच्चा परेशान हो, अब छोटे बच्चे के लिए सुबह से घूम रहा हूँ। अभी तक जो है 3 जांच हुई है, 1 जांच हुई नहीं। कोई बाहर है, कोई अंदर है, घुमाते रहते हैं, संतुष्ट जवाब मिलता नहीं है। अस्पताल के अंदर डॉक्टर सही समय पर आते हैं या नहीं? हॉस्पिटल के अंदर सर मैं देखो आज 7:55 पे आया था और डॉक्टर जो है सबका तो पता नहीं, लेकिन कुछ आ रहे थे 8:15 बजे, कोई 8:30 भी आया होगा, लेकिन ज़्यादातर जो है 8-10 के बाद ही आए हैं। तो यहाँ पर जो पर्ची लाइन में लगी होती है तो उसमें परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा। अब काउंटर कम है ना सर, उप जिला अस्पताल बना दिया, लेकिन सुविधा आपको उस स्तर की रखनी पड़ेगी ना। आप अगर उसको उप जिला अस्पताल बना रहे हो और PSC CSC जैसी सुविधा रखोगे तो कैसे काम चलेगा? मरीज आप देखो अंदर कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी तो ऐसे कुछ नहीं है, मगर जैसे 50 वो हो जाती है ना सोनोग्राफी, उसके बाद में कहते हैं नहीं होती 10 बजे बाद में ही, तो यही है, और तो कोई परेशानी नहीं है। अब तो भीड़ तो लगती है, दवाई में कोई खास बात नहीं, वैसे ठीक है, ठीक ये है परेशानी। और ये सोनोग्राफी 50 का क्या नाम है? तो मेडिसिन फ्री है बिल्कुल यहाँ पे? मेडिसिन तो फ्री है, मेडिसिन की कोई बात। ये तो भीड़ ज़्यादा रहे सर, जानकार आओ तो जान पर्ची काट दे सर, वो कर दे और काउंटर ज़्यादा चाहिए यहाँ पे? हाँ, डॉक्टर है कमी तो यहाँ पेशेंट को लेके हैं दवाई दिलाने। कितनी ज़्यादा परेशानी है, क्या क्या समस्या है यहाँ पर अस्पताल के? यहाँ समस्या यही है कि भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है। सुबह से आते हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है। कभी कभी तो सोनोग्राफी में भी नंबर नहीं आता जी। 2-3 दिन के लिए टाइम दे देते हैं। ये भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, काउंटर पे दवाइयों की लंबी लंबी लाइनें लगती है। चाहिए सरकार को काउंटर और इसके बढ़ाने चाहिए थे, डॉक्टर बढ़ाने चाहिए थे। नहीं, डॉक्टर तो ठीक है, लेकिन ये दवाइयों को काउंटर बढ़ाने चाहिए। डॉक्टर तो बहुत है, डॉक्टरों के पास तो नहीं लगती है ज़्यादा भीड़। क्या समस्या है इस मंडी की? समस्या ये है कि आगामी 5 से 10 दिन बाद में मंडी का सीजन चल जाएगा, किसानों की फसल मंडी में प्रेशर से आने लग जाएगी, और बारिश का मौसम कंटिन्यू है। अगर यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अगर डॉम लग जाता है तो किसानों को ये समस्या बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ डॉम की 5 साल पहले से चल रहा है कि हाँ पास हो गया, कि अभी तक ऐसा कुछ लग रहा नहीं है। वो जितना फास्ट हो जाए वो ज़रूरी है किसानों के हित के लिए। उनका माल बारिश में ख़राब नहीं होगा, भीगेगा नहीं, सब तरह से बेस्ट है। फसल पहले ही बहुत कम होती है, अगर बारिश आ जाए तो फसल ख़राब हो जाती है यहाँ पर? बिल्कुल हो जाती है, बह के निकल जाती है जी, बह के निकल जाती है, पानी में बरसात होती है जब। हर एक विधायक वादा करता है कि मंडी के अंदर शेड लगाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। पूरा नहीं करता कोई भी? पूरा नहीं करता सर। तो इस बार जो चुनाव में आप किसे पसंद करना चाहेंगे? अब सर वो तो देखेंगे, अब अगर जो काम पूरा करेंगे उनको कराएंगे, जो काम अच्छा करेगा उनको करेंगे, जो काम अच्छा करेगा उन्हीं को चुनेंगे। अब की बार कांग्रेस को तो देख चुके हैं, अब की बार अब बीजेपी को देखेंगे वो क्या करते हैं। लगता है कि बदलाव हो सकता है इस बार? हो सकता है, हो सकता है, अब की बार बदलाव हो सकता है बस्ती में। तो लक्ष्मण मीणा कितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुंच पाए? काम तो बहुत किया, लेकिन अब हमारी तो मंडी की तो सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके पास जाते हैं तो हाँ करके बोलता है, संतुष्ट जवाब नहीं देता है। चलिए, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मौके के मौजूदा जो विधायक है लक्ष्मण मीणा जी, उनको बोलने का सलीका सही नहीं है। लोगों के साथ में, जनता के साथ में अकड़ कर बोलते हैं। महानाज मंडी के अंदर जो समस्या देखी जा रही है इस वक्त, इन्होंने बताया कि शेड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब कुछ ही दिनों के अंदर जो है मंडी में अनाज आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बारिश भी आनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर जो है अनाज पूरा का पूरा बह जाता है। तो किसान खुदकुशियाँ इसकी वजह से ही करता है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, ये भी इनका कहना है। फ़िलहाल मंडी की तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी फसल ख़राब होगी तो घाटा सिर्फ किसान को होगा? किसान को पूरा नुकसान किसान को ही हो रहा है। कृष्ण मुरारी जी, कितना ज़्यादा विकास हुआ आपके इलाके में? ठीक हुआ विकास। किसान है तो ग्रामीण इलाकों से हैं, पानी की कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? पानी की कमी है बहुत ज़्यादा, पानी की बहुत कमी है, बारिश पर निर्भर रहते ज़्यादातर। तो विभाग तो कह रहे हैं कि पानी पूरे ग्रामीण इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। वो तो पीने का पानी पहुँचाया जा रहा है किसान बोरवेल, किसानों के लिए बोरवेल की व्यवस्था नहीं कोई हो? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है बोरवेल की व्यवस्था। कितना ज़्यादा विकास मानते हैं? यार विकास तो वैसे तो खूब हो रहा है, वैसे तो नया विकास तो खूब हो रहा है, पर पानी वानी की तो समस्या नहीं है ना। वो ऐसे ये SRP ला रहे हैं जो नहीं आई अभी। शुभम, कितना ज़्यादा विकास हुआ इलाके के अंदर? विकास तो हुआ है, पिछले MLA से उनसे तो ज़्यादा ही हुआ है इसमें। हाँ, पिछले MLA से ज़्यादा मौके के मौजूदा विधायक ने ज़्यादा करवाया? हाँ बिल्कुल। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र के अंदर? अभी मेन तो ट्रांसपोर्टेशन की है, मेन प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन का मेजर प्रॉब्लम है, बाकी लाइट बिजली की तो कोई समस्या ही नहीं। जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है अभी भी। पूरे प्राइवेट
प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो रिपीट करेंगे लक्ष्मण मीणा फिर? नहीं, इस बार रिपीट नहीं करना चाहेंगे हम तो, पर्सनली मैं तो नहीं करना चाहूँगा। किसे पसंद करना चाहोगे इस बार? अब वो तो डिपेंड करता है किसको, कैंडिडेट कौन होगा। कोई पसंदीदा नेता आपका यहाँ पर? अभी तो कोई सामने है नहीं। बदलाव जरूरी है? जरूरी है। मेरा नाम रवि कुमार शर्मा। शर्मा जी, कितना ज़्यादा विकास हुआ यहाँ पर? बहुत अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पे और अच्छे विकास भी हो रहा है। बट आई थिंक हॉस्पिटल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका होगा और हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे और आने वाले दिनों में भी अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। रिपीट करेगी सरकार लगता है? हो सके तो यही कोशिश है कि वापस सरकार ये रिपीट होनी चाहिए अपनी। ऐसा तो नहीं कि ठेले के डर से बोल रहे? नहीं, बट आई थिंक ऐसा कोई डर नहीं है। जैसा वो चाहेंगे वैसा हम भी करेंगे और हम करेंगे तभी वो करेंगे। दंगल राजस्थान का में फिर से आपका स्वागत है। लगातार बस्सी विधानसभा क्षेत्र के नेताओं से बातचीत चल रही थी। जनता की राय एपिसोड चल रहा है, जनता से भी बातचीत चल रही है। क्या जनता चाहती है, किस कदर जनता नाराज़ है मौजूदा विधायक लक्ष्मण मीणा के साथ में। तो अभी हमारे साथ में मौजूद है नारायण प्रसाद मीणा जी, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा एसटी राजस्थान के। और सीधे सवाल सीधे जवाब इनके साथ में, क्या बीजेपी 2023 के अंदर चुनाव में बढ़त हासिल कर सकती है? क्या लक्ष्मण मीणा का जादू फिर से चल पाएगा या फिर क्या रणनीति रहेगी बीजेपी नेताओं की? मीणा जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। धन्यवाद। नवतेज टीवी की सभी टीम का धन्यवाद है। बस्सी में भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में बस्सी में कमल खिलाएगी। निश्चित रूप से बस्सी की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। उनको विश्वास हो गया कि हमने लक्ष्मण मीणा के रूप में एक निर्दलीय प्रत्याशी को देखा, अंजू धानका के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी को देखा और जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी ने बस्सी की जनता का चीरहरण किया, उसका अपमान किया, जनमत का अपमान किया। हमारे लोकतंत्र में जो हमारा मतदाता होता है वो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसके हाथों में ताकत होती है राज तिलक करने की और उसके हाथों में शक्ति भरी होती है उस राज तिलक को उतार लेने की। तो बस्सी के मतदाताओं ने जो प्यार उत्साह लक्ष्मण मीणा जी को इमोशनल जब वो हुए, उन्होंने पगड़ी लोगों के बीच में उन्होंने रखी कि मेरी लाज बचा लीजिए। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ का वरिष्ठ IPS है। और उसके बाद में जिस प्रकार बर्ताव लक्ष्मण मीणा जी का यहाँ जनता के साथ रहा, मतदाताओं के साथ रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रहा, आम जन के साथ रहा, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और वो कहता है कि मैंने मेरा मत शायद गलत दिया था और उसको आज पछतावा हो रहा है। और निश्चित रूप से आज यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी गांव ढाणी का हो, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर है। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बस्सी विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से जीतेगी। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी। जो कार्यकर्ता यहाँ चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो साथ में मिलकर के कार्यकर्ताओं ने तय किया। कल ही आदरणीय कन्हैयालाल जी मीणा की अध्यक्षता में हमने परिवर्तन यात्रा की तैयारी को लेकर एक बैठक की थी। उस बैठक में तय हुआ कि हमारे जो कार्यकर्ता जो तैयारी कर रहे हैं उस कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा तो हम मिलजुल करके जिसको भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा चुनाव जिताएंगे, ऐसा तय किया गया। फूट की राजनीति पहले देखने को आई पिछली 5 सालों के अंदर। बीजेपी में अब भी बहुत से चेहरे नए नज़र आ रहे हैं, युवा चेहरे भी हैं। क्या अगर किसी युवा चेहरे को यहाँ पर टिकट मिलती है बीजेपी पार्टी की तरफ से, क्या एकजुटता भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी? नहीं, कोई फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी लगभग 24% मत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे मत लगभग यहाँ हमें 40,000 के लगभग मत आदरणीय कन्हैयालाल जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो बहुत अच्छे मत यहाँ मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 37,114 मत तो पिछले विधानसभा चुनाव में मिले हैं। वो हमारी बड़ी जीत थी। उस वक्त क्या था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है 3 बार चुनाव लड़ा, लोगों को इमोशनल उन्होंने ब्लैकमेल किया और इसलिए लोगों ने उनके बहकाव में आ गए और इस प्रकार थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। जिस प्रकार से जन आक्रोश रैलियाँ हमारे यहाँ हुई, नई सहेगा राजस्थान का आंदोलन यहाँ हुआ और जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा की तैयारी जो 18 तारीख को आएगी तैयारी चल रही है और जिस प्रकार लोगों में उत्साह है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने मतों में वृद्धि करेगी और इस बस्सी विधानसभा क्षेत्र को सीट को जीतेगी। लक्ष्मण मीणा का एक बड़ा विवादित बयान रहा नई नाथ को लेकर। धाम है, प्राचीनतम है, धर्म के नाम पर क्या ऐसा विवादित बयान देना सही है? क्या समझते हो आप इसको?
मैं लक्ष्मण मीणा जी के इस बयान की एक कठोर निंदा करता हूं कि देवों के देव महादेव जब वो वहाँ कांग्रेस की राशन सामग्री और मोबाइल बांट रहे थे तो भगवान शिव के भजन गाते हुए एक डीजे वहाँ से निकल रहा था। उन्होंने कहा कि आप डीजे बंद कर दीजिए, आगे पुलिस वाले खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम तो भगवान शिव नईनाथ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नईनाथ भी पुलिस वालों से डरता है। तो ये अत्यंत शर्म की बात है कि इस प्रकार भगवान शिव के बारे में, नईनाथ जो आस्थाओं का केंद्र है, यहाँ लाखों लोगों के आस्थाओं के केंद्र है, उस पर इस प्रकार का बयान देना, मैं उस बयान की निंदा करता हूँ। और आने वाले समय में इस बयान की बस्सी की जनता पूरा हिसाब चुकता करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, विकास कार्यों में लक्ष्मण मीणा दावा कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा उनके कार्यकाल में विकास हुआ कई सालों में बीजेपी नहीं कर पाई। देखिए, बस्सी का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो आदरणीय कन्हैयालाल जी के कार्यकाल में हुआ है। और बस्सी का हर गांव जो सड़कों से जुड़ा वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जुड़ा। प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर्वाधिक विद्युतीकरण किसी गाँव का तो भाजपा के शासन में कन्हैयालाल जी के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद में प्रत्येक गांव में जो पंचायत राज ग्राम पंचायतें थी वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूलें बनी। तो जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो प्रत्येक पंचायतों में हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूलें बनाई गई। और यहाँ जो दो ओवरब्रिज जिनमें से आप अभी आए होंगे, दोनों ओवरब्रिज आदरणीय वसुंधरा जी की देन है, जिन्होंने हमारी सरकार के टाइम भी वर्चुअली इनका शिलान्यास किया था। ये उस वक्त के शिलान्यास थे, कुछ कानूनी दाव पेच फंस गए थे, इस कारण से बन नहीं पाए थे। बाकी दोनों ही ओवरब्रिज जो बने बस्सी का और जीतावाला का, ये वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। देवों को देव महादेव के श्री नईनाथ धाम में मौजूद है इस वक्त हम, और बस्सी विधानसभा क्षेत्र है। हमारे साथ में मौजूद रहेंगे जितेंद्र मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी में सशक्त नेता है और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके साथ में सीधे सवाल जवाब विधानसभा को लेकर। जितेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपके बस्सी में और नईनाथ धाम में, जो देव को देव महादेव सभी की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती। बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी का। 5 साल के कार्यकाल में विधानसभा में लक्ष्मण मीणा के द्वारा किस तरह के कार्य रहे? जैसे कि आप घूम ही रहे हैं, जैसे आपका एपिसोड दंगल चल रहा है और आपके व्यूअर्स को पता भी चल गया होगा क्या रहा क्या नहीं रहा। एक व्यक्ति जो बदजुबान है, बदतमीज है, उनके बोल आपने सुने भी होंगे। कैसे वो बेईमान व्यक्ति रो रो कर अपने आप को ठग साबित कर लोगों के सामने आया। विकास की गंगा की बात करने वाला, रोडों की हालत आप देख सकते हैं। लोगों में कैसे सुरक्षा के लिए जो उम्मीद थी वो कैसे असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। कितने यहाँ बलात्कार हुए, कितनी हत्या हुई, यहाँ के थानों में लिखे हुए रिकॉर्ड बताते हैं। क्या लगता है कि जो भाषा शैली रही विधायक की वो किस प्रकार की? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र की शुचिता के लिए हमेशा उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए जो धरातल से जुड़े। ये वो लोग अफसरशाही नौकरशाही लोग हैं जिन्होंने केवल पावर में रहे। इन्होंने मलाई चाटी है। इन्होंने उस समय जब जनता का काम करना था जब भी काम नहीं करा, और अब ये आगे तो राजनीति को अपनी बपोती समझते हैं। इसलिए इनके बोल इतने बिगड़े हुए हैं, इसलिए जनता को जनता नहीं समझते, इसलिए किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझ के अपने आप को तानाशाह समझते हैं। इनको लगता है जैसे पूरी राजनीति, पूरा लोकतंत्र इनके बाप की बपोती है। क्या लगता है कि ये जो जनता के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, अगर हम नईनाथ धाम के विषय में बातचीत करें, चाहे वो कन्हैया जी के विषय में बातचीत करें, तो एक भ्रांतियाँ फैली हैं, ये सच्चाई है कि ये बड़बोले हैं इस पर? मेरे कठोर शब्द इसीलिए उस व्यक्ति के लिए निकल रहे हैं। माननीय कन्हैयालाल जी यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, 4 बार वो जीते, 3 बार लगातार हारे भी, फिर भी उन्होंने जनता का जो आदेश था उसको सर माथे रखा। इनके जो बोल कहीं न कहीं उस विचारधारा को इंगित करते हैं जिस दल से आए। ऐसे इन्होंने भी एक दल बनाया है INDIA, उनमें भी एक मुख्यमंत्री के बेटे कहते हैं सनातन को ख़त्म कर दें। धर्म से इतनी एलर्जी है तो क्यों ही अपना नाम लक्ष्मण रखते हैं। इन्होंने हमारे नईनाथ भगवान के लिए कहा कि पुलिस भी नईनाथ से डरती है। कौन माई का लाल ऐसा पुलिस वाला है जो हमारे देवों के देव महादेव को डरा देगा, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। कैसी इनकी सोच, कैसी इनकी मानसिकता। कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर का यहाँ होता है, पूरी बस्सी बंद होती है। ऐसे व्यक्ति के मुंह से एक बोल नहीं निकलता कि धर्म की राजनीति करने वाले, धर्म के लिए उन्माद फैलाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं बोल पाते। जब राम मंदिर की जब यात्रा निकलती, करोड़ी में पथराव होता है। भाई तू तो निर्दलीय विधायक है, तू तो सत्ता पे दबाव बना सकता है कि क्यों राम भक्तों पे पथराव हो रहा है। राजनीति से ऊपर हट के भी कई चीज़ें होती हैं
कि जो समाज में गंदगी है वो हमें हटानी ही पड़ेगी। इन चीज़ों के नहीं बोलने का मतलब ये है कहीं न कहीं ये भी उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए जो टोपी गैंग को पनाह देते हैं, उनको सराहते हैं। चलिए, लगता है आपको कि 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बढ़ी है? कितनी ज़्यादा बढ़ी है? पुरजोर रिश्वतखोरी बढ़ी। आप देखिए, नगर पालिका माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित तो कर दी, लेकिन नगर पालिका के चुनाव नहीं है। आप बस्ती गलियों में घूम के आओगे, क्या गंदगी का आलम हो रखा है, क्यों भर्तियाँ रोकी हुई हैं। रिट के जैसे मामले होते, बच्चों को पेपर लीक होते रहे, हमारे विधायक मुझे से एक शब्द नहीं निकलता। वो क्या बच्चे राजस्थान का भविष्य नहीं है? अपने आप को पढ़ा लिखा कहने वाला व्यक्ति क्यों नहीं बोल पाता इन बातों पे, जब पूरा राजस्थान त्राहिमाम कर रहा है। हर 17 दिन में एक बलात्कार की घटना होती है, रोज़ अखबारों में छपता है। आपका जबान नहीं खुलने का मतलब है कहीं न कहीं यहाँ कानून व्यवस्था ठप्प है, विकास के नाम पे केवल दिखावा है, और लोगों को ये लॉलीपॉप देके, रेवड़ियाँ बांट के आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये राजस्थान की जनता है, बस्ती की जनता है, जागरूक है। इनको जो निर्णय लेना होता है वही लेती है। एक बार आपके बहकाव में आ गई है, होगी आपकी अफसरशाही, आपकी रगों में अब भी अफसरशाही होगी, नौकरशाही होगी, लेकिन ये जनता है, देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, लेती है जब थप्पड़ मार के लेती है। वापस इनसे कुर्सी छीन लेंगी। मैं दावे से नईनाथ महाराज के सामने आपको कह रहा हूँ, इस विधायक की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, सत्ता भी बिल्कुल अब नष्ट हो जाएगी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, कितना ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है? परिवर्तन यात्रा का ऐसा परिवर्तन जैसा आपने राजस्थान में कभी देखा ही नहीं होगा। लोग दौड़ दौड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं। 81, 40, 200 जो हमने नंबर दिया, लोग आगे बढ़ के नौजवान हमसे मांग रहे हैं। आज भी कांग्रेस के एक बड़ी नेता ज्योति मिर्धा ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। ये तभी हो रहा है कि अन्य दल के लोग, कई अफसर दौड़ दौड़ के बीजेपी में आ रहे, तो तय मानिए बीजेपी का भविष्य उज्ज्वल है। नहीं, अफसर जो नब्ज़ जानते हैं सत्ता की, कि सत्ता किस करवट बैठने वाली है, इन्होंने केवल सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता के बाहर रहते हुए नब्ज़ टटोली है। यदि ये अफसरशाही दौड़ के आ रहे हैं, लोग दौड़ के आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, तो बीजेपी के अच्छे दिन है। उलट कांग्रेस में कोई जाना ही नहीं चाह रहा, कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा का वो परिवर्तन है, आने वाले टाइम के वो परिवर्तन की बयार है जो तय मानी है, सत्ता परिवर्तन होके ही रहेगी। बीजेपी की तरफ से अगर जितेंद्र मीना को एक मौका मिलता है विधानसभा के लिए विधायक के रूप में, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा? निश्चित तौर पे मैं कानून व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था करूंगा, और जो लोग अपने नेता के लिए और नेता का जो जनता के लिए जो सम्मान आपस में खो दिया गया है, क्योंकि हम लोग जो जन सेवक हैं, हमें राजनीति में यदि हम आ गए तो सामाजिक परिवेश में आ गए तो हमें सभी का सम्मान करना है। और यदि अपने आप को जो नेता खुदा समझ बैठा, भगवान समझ बैठा, उसको धरातल पे लाकर एक नेता का और जनता का जो आमने सामने का जो संवाद होना चाहिए, जो समझदारी होनी चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, वो बरकरार हो, विकास भी हो, और हर व्यक्ति को, जो हमारी पार्टी का ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको मैं पुरजोर लागू करने की पूरी कोशिश करूँ। जनता को क्या कहना चाहेंगे जो बस्सी विधानसभा के क्षेत्र की जनता है? जनता के लिए एक ही मैसेज कि इन बेईमानों के बहकाव में नहीं आए। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी आपका शोषण किया है। ये अफसरशाही कभी जनता का भला नहीं सोचती, इन्होंने केवल फाइलें रोकने का काम किया। नहीं, बताइए, आज़ादी के इतने साल बाद भी मेरा जनजातीय समाज, ग्रामीण परिवेश का हर एक व्यक्ति, सातों समाज आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए क्यों तरस रहा था? किसने रोकी थी वो चीज़ें? ये वही अफसरशाही लोग हैं जिनको अब राजनीति में नहीं आना है। इस बात की सौगंध हमें खानी है, और जो जनसेवक है, जो जनता के लिए लड़ते हैं, ग्राउंड पे आपके लिए काम करते हैं, उनके हाथ मजबूत करके लोक कल्याणकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। दायित्व मेरे पास युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री का दायित्व है, जिला परिषद सदस्य भी हूँ मैं जी। किस तरह के विकास कार्य हुए 5 साल के अंतराल में? देखिए, पिछले 5 वर्षों में जो बस्सी की जो दशा है वो आप देख सकते हैं। आप जिन जिन रास्तों से अभी आए, हो सकता है राजनीति या फिर चुनाव में हम लड़े हुए हैं, या फिर चुनाव में हम लोग हैं, राजनीति में हम लोग हैं, तो हम एक दूसरे पर कटाक्ष करें। पर आप खुद यहाँ बस्सी आए, तो आप बस्सी में आपने देखा होगा किस तरह का विकास है। रोडों की जो हालत है आप सब देख सकते हैं। आप जाइए, ये तो बस्सी वो जगह है जो प्रॉपर जो कस्बा है। आप गाँव में जाएंगे तो गाँव में रोडें नहीं हैं, स्थितियाँ आप देख सकते हैं, सब जगह हालत ख़राब है बस्सी में। बस्सी की जो दशा, मैं कह सकता हूँ कि जो इस 5 वर्ष में जो बस्सी जो पीछे गई है, अब तक मुझे नहीं लगता कि पहले जो जनप्रतिनिधि हुए, विकास की तो एक बात दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ रख लीजिए, पर एक कहीं ना कहीं जो सम्मान की बात है, उसमें भी बस्सी वासियों को हमेशा ठगा हुआ मुझे लगता है महसूस किया है बस्सी वासियों ने। कैसे सम्मान की बात की आपने, किस तरह ठगा हुआ महसूस किया हम जनता ने?
देखिए, एक जनप्रतिनिधि जब चुनाव जीत कर आता है और चुने हुए जनप्रतिनिधि के बहुत सारे दायित्व और उसके धर्म होते हैं जो उसको, जैसे एक व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका नौकरी के प्रति जो काम करता है उसके प्रति अपना एक दायित्व होता है, वैसे जनप्रतिनिधि का भी अपना एक दायित्व होता है। वो जनता का काम करे, जनता के बीच जाए, जनता से जुड़े। और मैं ये कहता हूँ कि वो जनता जिसको वास्तविकता में एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है, तो जो एक रवैया है हमारे विधायक जी का, मुझे लगता है कि वो विधायक तो बन गए पर आज भी वो अपने जो एक आईपीएस रहे हैं, आईजी रहे हैं, उस रवैये से बाहर नहीं आ पाए। वो आज भी जो जनता है, जो चुनकर जिस जनता ने उनको भेजा है, उस जनता के सामने एक वो आईपीएस रवैया है, उस रवैये से वो पैसा आते हैं। नमस्कार, दंगल राजस्थान में आपका स्वागत है। नवतेज टीवी की टीम पहुंची है विधानसभा बस्सी में और हमारे साथ में मौजूद है निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा जी। सीधे सवाल सीधे जवाब उनके साथ में, किस तरह उनके कार्यकाल में विकास की गंगा बही। सबसे पहले स्वागत है मीणा जी आपका नवतेज टीवी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हमारा पहला सवाल है, अपने कार्यकाल में किस तरह की जो विकास कार्य किए? हमारा कार्यकाल स्टार्ट होता है 11 दिसंबर 2018 से और अब तक हमने काफ़ी काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने 6 कॉलेज यहाँ हैं, डिफरेंट टाइप के कॉलेज है, आर्ट्स के भी हैं, उनमें सभी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, साइंस, एग्रीकल्चर सब सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी टेक्निकल जो फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज है, एक कॉलेज में 2 है, 2 in 1 और वेटनरी कॉलेज। इसके अलावा हमने जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड कराया। हमने ये कोशिश की है कि हर एक पंचायत हेडक्वार्टर पे सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल हो। जितनी भी लड़कियों की गर्ल्स की स्कूल है जो 8वीं पास है, 8वीं है, यूपीएस है, उनको अपग्रेड करके उनको 12वीं तक हमने करवाया। तो इस तरीके से 96 स्कूल्स और 15 इंग्लिश मीडियम स्कूल है, करीबन 25 इंग्लिश मीडियम स्कूल और खुलेगी, वो पाइपलाइन में अभी जल्दी उनका ऑर्डर्स आ जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमने किया कि थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कि वहाँ अच्छा वातावरण हो स्कूलों में, तो सीसीटीवी कैमरे लगाना, कक्षों का निर्माण करवाना। इसके अलावा वहाँ ना बेसिक फैसिलिटी, टॉयलेट्स है, ड्रिंकिंग वाटर है, इनकी वो करना। टीचर्स है ना समय पर आए, पाबंद रहे, अच्छे रिजल्ट्स आए, तो इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किए हैं। यहाँ एक उपजिला अस्पताल है हमने बनवाया है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 3 CSCs हमने बनाई, PSC CSC, 5-6 हमने PSCs खुलवाई है यहाँ, अलग अलग जहाँ डिमांड्स थी। उप स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत सारे हैं, करीब हर एक पंचायत हेडक्वार्टर पर है। कानोता के अंदर हमें अभी एक 25 करोड़ की लागत का एक हॉस्पिटल जिसके टेंडर हो गए, वो वहाँ हो रहा। जो नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनको एक सुविधा मिलेगी कि एक्सीडेंट होते ही वहाँ है ना उनको रिलीफ मिल सके, इलाज स्टार्ट हो सके। तो इस तरीके स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। अभी रिसेंटली हमने तुंगा के अंदर है एक मातृ शिशु कल्याण केंद्र जो करीबन 15-18 करोड़ की लागत का वो खुलवाया। बस्सी के लिए भी हम प्रयासरत है। इसके अलावा हमने ड्रिंकिंग वाटर का हमने जो हमारा पिछला कार्यकाल था आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब का, उसी में यहाँ बिसलपुर का पानी आ गया था, जबकि जयपुर को नहीं मिल पा रहा था। हमारे बस्सी, चाकसू, कोटखावदा इनको तुंगा तहसीलों को पानी मिल रहा है और ड्रिंकिंग वाटर की बहुत अच्छी यहाँ सुविधा है। इसके बाद में घर घर कनेक्शन का भी चल रहा है। यहाँ सिटी में प्रॉब्लम थी पानी की, तो उसके 19-20 करोड़ रुपए अभी सरकार ने सैंक्शन किए। काफ़ी काम उसका करीब 70-75% काम कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमारे जो नवयुवक हैं, क्योंकि सरकार ने नौकरी तो दी नहीं, पहले जो कह रही थी सरकार, भारत सरकार ने भी वादे किए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रति वर्ष देंगे, लेकिन वो तो एक चुनावी जुमला ही था। तो बेचारे जो यूथ है उनको चलो सरकारी नौकरी नहीं मिले, प्राइवेट नौकरी मिले, प्राइवेट है ना धंधा हो, उनका कोई स्मॉल सेक्टर जो आपका धंधा वो खुद करना चाहे, इंडस्ट्री लगाना चाहे, तो एक 450 बीघा का एक इंडस्ट्रियल एरिया हमने तुंगा के अंदर डेवलप किया। उसका काम, प्लॉट्स भी बिक गए, काम भी चल रहा है, रोड्स बन गए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। हमने मंडियों को भी डेवलप किया जिससे कि किसानों को उनकी आमदनी का सही है ना मूल्य मिल सके। जैसे तुंगा में मंडी वो की है, उसकी दुकानें वगैरह हम ऑक्शन कर रहे हैं। जहाँ बिल्डिंग्स नहीं थी हमारे
सरकारी महकमों की, वो सब बिल्डिंग्स हमने तैयार करवा दी है। खूब पैसे दिए हैं सरकार ने जम के। मतलब पिछले 4 साल में हमने जितनी डिमांड की थी, जहाँ यहाँ जनता की आवश्यकता के अनुसार है, वो सारी हमारी सरकार ने पूर्ति की है। जब आप निर्दलीय विधायक के रूप में आपने जीत हासिल की, एक चुनौती थी आपके पास में कि उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस आपके पास में बहुत से ऑफर्स भी आए होंगे, तो क्या लगता है कि उन समय के अंदर विकास कार्य की गति जो है कितनी धीमी थी या कितनी तेज़ थी? नहीं, वो तो निर्दलीय का तो जनता हमारे साथ थी, उसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं होता। टिकट का महत्व तो जब ये जब पब्लिक साथ दे दे, तो पब्लिक हमारे साथ थी। बहुत अच्छे वोट मिले, 80,000 में था, 80,000 में सारे थे। कांग्रेस यहाँ 65,000 से आ रही, जो एमएलए थी यहाँ सीटिंग वो 55,000 से आ रही, बीजेपी वाला 43,000 से आ रहा, तो वो तो सब दराहाई हुए थे एक साथ ही, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ थी। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए हमने दमदारी से काम किया। विपक्ष का तो ये कहना है कि गहलोत सरकार अब चुनाव को लेकर जो है लगातार बारिश कर रही है विकास की। नहीं, ये तो शुरू से ही कर दिया था हमारा। सबसे पहले जो फर्स्ट बजट था उसी में कॉलेज खोल दिया था उन्होंने। वो तो कहेंगे, उनका तो काम ही कहने का है, वो तो रोना है तो रोएंगे वो चीज़ें तो, क्योंकि उनको तो यहाँ बस्सी की मैं बात करूँ तो बस्सी में उनको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो क्या कहेंगे, तो वो तो वही करेंगे जो उनका एक जो जुमले उमले हैं कि भाई हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी आएंगे तो ये कर देंगे, तो वो भी आजकल मामला ठंडा पड़ गया। तो लगता नहीं कि G20 का जिस तरह सम्मेलन चल रहा है उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये वो तो इंडोनेशिया में भी होता है ना, वो तो हर साल उसका कंट्री का नंबर आता है, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, इवेंट है, अच्छा है, भारत को मौका मिला तो उसका तो हम स्वागत करते हैं, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन उससे चुनावों पर तो मेरे को लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या बहुत समझदार लोग हैं। क्या लगता है कि अभी जो 200 जो विधानसभा सीटें हैं, कितनी सीटें आपकी सरकार लेगी? हमारी 128 सीटें आएगी कांग्रेस की, 128। और बीजेपी के बता दूं 67 से 82 के बीच में ये है। और वो दूसरे हैं ना उनकी 3 से 12। ये हमारा तो यही प्रेडिक्शन है, बाकी तो फिर है ना पब्लिक का मूड है, वो क्या तो क्या लगता है भविष्य में अगर दोबारा आपको जनता मौका देती है तो और किस तरह के विकास कार्य होंगे आपके क्षेत्र के? क्योंकि ग्रामीण इलाका है, किसानों को पानी की बड़ी ज़रूरत रहती है यहाँ पे। हमारी सबसे अब जो प्राथमिकता है ये RCP है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का। हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि सारे काम बंद कर दो, और अब नेक्स्ट आपका जो टेन्योर मिले, गवर्नमेंट तो रिपीट होगी, ये सब ने तय कर रखा, हम भी रिपीट होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भी रिपीट होगी और हमारा पहला काम होगा ये 13 जिलों की प्यास को बुझाना। ये इसकी है ना, जो हमारी धरती बहुत उपजाऊ है, इसमें सिंचाई का पानी मिले, ड्रिंकिंग वाटर हो, या इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ का पशुधन है वो और फ्लोरिश हो, अच्छा लोगों को सबको रोज़गार मिले, इसके लिए हमारा काम होगा। सबसे प्राथमिकता का काम यही है, ERCP। चाहे सारा धन इसमें लगाना पड़े, लेकिन पानी तो लेके आएंगे, क्योंकि भारत सरकार तो ध्यान नहीं दे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे 2 बार अजमेर, और उसमें 2018 में वो भी कुछ करके गए थे प्रॉमिस, लेकिन वो तो कर नहीं रहे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस सरकार है, वहाँ BJP की है। और वहाँ भी हम आ जाएंगे 2024 में, तब कोई दिक्कत ही नहीं, सब काम पूरे हमारे हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को तो यही कि वोट दे, आशीर्वाद दे, हम आपके काम के लिए है ना 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, यही हमारा कहना है जनता से। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ में मौजूद थे बस्सी के लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण मीणा जी, और बड़ा बेबाकी के साथ में उन्होंने सवालों के जवाब दिए। और जब हमने क्षेत्र का दौरा किया तो देखने में आया कि एक लोकप्रियता क्या होती है, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे इनका नाम है। तो फिलहाल दंगल राजस्थान में विपक्ष से भी जानेंगे इस क्षेत्र का हाल, क्या कहता है विपक्ष और आम जनता की राय क्या है। तो देखते रहे नवतेज टीवी, गुरमेज राणा के साथ में कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह। धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।